नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है। तो उस प्रशिक्षण में दी गई सारी जानकारी तीनों मॉड्यूल की प्रशिक्षण को हम लोग अब वीडियो के रूप में देखते हैं। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत की गई है। जैसा आप लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है मिशन प्रेरणा। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत क्या लक्ष्य हैं और उन्हें कब तक हमें प्राप्त करना है, और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए विकसित किए गए 3 हस्त पुस्तिकाएं आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह पर चर्चा करेंगे। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य से परिभाषित है। तो मिशन प्रेरणा का उद्देश्य, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य से ही परिभाषित है। ये बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए लक्ष्य हैं इनमें, और भाषा और गणित से संबंधित हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य देखते हैं कि भाषा के लिए कक्षा 1 के लिए है, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के लिए है, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 के लिए है, छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये प्रेरणा लक्ष्य हमारे भाषा के लिए हैं। और गणित के लिए कक्षा 1 के लिए है, निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 3 के लिए जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के लिए है, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 के लिए है, भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र 2022 तक प्रेरणा लक्ष्य हासिल करें। तो ये मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बार राज्य के सभी ब्लॉक प्रेरक हो गए तो राज्य प्रेरक बन जाएगा। तो यह लक्ष्य है कि हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया, इसके लिए ब्लॉक मूल्यांकन के लिए खुद को नामांकित करेगा। नामांकित ब्लॉक से लगभग 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। चयनित 20 स्कूलों के सभी छात्रों का स्वतंत्र संस्था द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि इस मूल्यांकन में सभी छात्रों ने प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो ब्लॉक को प्रेरक घोषित किया जाएगा। मिशन के तहत प्रेरणा सूची के कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। तो जैसा आप लोगों को पहले भी प्रेरणा सूची वगैरह मिल चुकी हैं और आप सभी लोगों के विद्यालय में ये चस्पा भी होंगी, और इस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो विस्तृत रूप से देखने के लिए प्रेरणा सूची के विषय में तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा सूची में कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। तो जैसे देखते हैं कि हर कक्षा के लिए 14 से 16 लर्निंग आउटकम हैं हर कक्षा के लिए। और दूसरी है, लर्निंग आउटकम के आधार पर त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा। हर तीसरे महीने मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए स्वतंत्र संस्था के माध्यम से मूल्यांकन कराया जाएगा। प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षकों द्वारा प्रेरणा तालिका में लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज की जाएगी। तो प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी। प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा भरी गई तालिका को प्रमाणित करेंगे। ARPs डाइट मेंटर्स अपने स्कूल विजिट में सुनिश्चित करेंगे कि तालिका भरी जाए और प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित की जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये प्रेरणा तालिका है, और इस प्रेरणा तालिका को हर तीसरे महीने शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा
और फिर उसे प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा में बच्चों को सफल कराने के लिए आधारशिला की अहम भूमिका रहेगी। तो आधारशिला में हमें क्या मिलेगा? बुनियादी शिक्षा, व्यवस्था सुधारने की जरूरत एवं शिक्षण में सुधार की तकनीकें, हिंदी एवं गणित से संबंधित लर्निंग आउटकम, उन्हें बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधियां एवं आकलन के तरीके। और क्या होगा आधारशिला में? दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर पाठ्यक्रम को विभाजित कर शिक्षण योजना बनाना एवं कक्षा को व्यवस्थित करना। तो ये हमें मिलेगा आधारशिला में। अब हम देखते हैं ध्यानाकर्षण में। मूलभूत दक्षताओं में पिछड़े बच्चों के शिक्षण के लिए ध्यानाकर्षण द्वारा शिक्षा और अभ्यास किया जाए। अब ध्यानाकर्षण के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं होता है। ध्यानाकर्षण से शिक्षक ऐसे बच्चों की मदद करेंगे। ध्यानाकर्षण मूलभूत दक्षताओं में पिछड़े बच्चों की पहचान और उन्हें अधिगम स्तर पर लाने के लिए विशेष शिक्षण तकनीकियों का इस्तेमाल करती है। कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण के लिए बच्चों का चिन्हांकन, निरंतर अभ्यास एवं विस्तृत कार्य योजनाओं का उल्लेख है। तो ये हमें ध्यानाकर्षण पुस्तिका में मिलेंगी। फिर है शिक्षण संग्रह। तो प्रभावी शिक्षा संचालन के लिए उपयोगी रणनीति और योजनाएं शिक्षण संग्रह में दी गई हैं। तो शिक्षण संग्रह के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं एवं शैक्षिक संदर्भों का समावेश, कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी एवं आकर्षक क्लासरूम को कैसे इस्तेमाल करें, शिक्षण में सहायक सामग्री बनाने और उसे कक्षा में उपयोग करने के उदाहरण एवं उनका उल्लेख। तो ये चीजें हमें शिक्षण संग्रह में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधारशिला मॉड्यूल पे। तो आधारशिला जो है ये बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का एक प्रयास है। तो शैशव अवस्था में आधारशिला क्यों और कैसे, जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, सीखने की गति। तो शैशव अवस्था में बच्चों की सीखने की गति तीव्र होती है। तो हमें बच्चों की शैशव अवस्था में सीखने की तीव्र गति का रचनात्मक उपयोग करके शिक्षा की मजबूत आधारशिला निर्मित करने का अवसर मिलता है। लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम का अभिप्राय कक्षा, कोर्स, कार्यक्रम के अंत में बालक अथवा बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल से है। लर्निंग आउटकम यह इंगित करते हैं कि सीखने के अनुभव के बाद छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आएंगे। तो ये है लर्निंग आउटकम कि लर्निंग आउटकम यह इंगित करता है या प्रदर्शित करता है कि सीखने के अनुभव के बाद छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से बदलाव आएंगे। लर्निंग आउटकम के स्तर केंद्रित अर्थात फोकल आउटकम, यह सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। इनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित होते हैं। तो जो केंद्रित अथवा फोकल आउटकम होता है यह सीखने का व्यापक क्षेत्र होता है और इसमें कई छोटे छोटे आउटकम इसमें सन्निहित होते हैं। फिर है नेस्टेड आउटकम, ये समान प्रकृति के कई कैरिकुलम, पाठचर्या, लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं। तो नेस्टेड आउटकम जो है ये समान प्रकृति के कई कैरिकुलम, पाठचर्या, लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं। उप आउटकम क्या हैं? ये सीधे कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। तो हम लोगों ने लर्निंग आउटकम के स्तर के 3 आउटकम देखें। पहला है केंद्रित फोकल आउटकम, दूसरा है नेस्टेड आउटकम और तीसरा है उप आउटकम। भाषा कक्षा 1 फोकल लर्निंग आउटकम, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए
मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फोकल लर्निंग आउटकम। उसके बाद नेस्टेड आउटकम। नेस्टेड आउटकम है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। तो ये हमारा नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत आएगा। और उप लर्निंग आउटकम क्या है? तो ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। परिचित चित्र, पहचान, संज्ञाएं, क्रिया, शब्द। और अगला है कि खुद के बारे में व साधारण स्थितियों के बारे में घर की भाषाओं में बात करते हैं, वस्तुओं का वर्णन करते हैं, किसी चित्र के बारे में कुछ वाक्य अपनी भाषा में बोल सकते हैं। और ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेते हैं। तो ये हमारा उप लर्निंग आउटकम है। आरंभिक स्तर पर भाषा विकास। भाषा क्या, क्यों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह सोचने, महसूस करने और चीजों के जुड़ाव के रूप में माध्यम का काम करती है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक अर्थात बोलकर, लिखित अर्थात लिखकर। आरंभिक स्तर पर भाषा विकास। भाषा सीखने सिखाने का क्रम। सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में अगर बात करें, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और इसको हम शॉर्ट में LSRW बोल सकते हैं। भाषा सीखने सिखाने का क्रम में सबसे पहले है सुनना। तो सुनने के लिए जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर पहचान ले, उनमें अंतर करने लगे, सुनी गई बात का मतलब आशय समझने लगे और सुनी गई बात पर सटीक प्रतिक्रिया रिस्पांस देने लगे, तो उसमें सुनने का कौशल विकसित होगा। सिखाने में हम क्या करेंगे कि प्रारंभ में बच्चों को कविताएं, कहानियाँ एवं गीतों को सुनने के अवसर दें। स्वर, व्यंजनों अर्थात वर्णों की ध्वनियों को सुनकर समझने और उनमें अंतर करने के पर्याप्त अवसर दें। समान ध्वनियों वाले शब्दों को सुनाएं और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षक बच्चों से उनके परिवेशीय अनुभवों, घर परिवार, परिवार के सदस्यों, पसंद नापसंद, मेलों, त्योहारों आदि पर बात करें। कुछ सरल प्रश्न करें और बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनकर उनमें अंतर पहचानने का अभ्यास कराएं। सरल निर्देशों को सुनकर उनमें अनुक्रिया देने का अभ्यास कराएं। तो सुनने के लिए, सुनने का कौशल विकसित करने के लिए हमें इन क्रियाओं को करना होगा। अगला कौशल है बोलना। तो बोलने का कौशल कैसे विकसित होगा, कब हम जानेंगे कि बच्चों में बोलने का कौशल विकसित हुआ? तो जब बच्चा अपनी बात अथवा विचारों को सोचकर सटीक शब्दों का चयन कर उचित हाव भाव, प्रवाह, क्रमबद्धता, तार्किकता व व्याकरणिक शुद्धता के साथ व्यक्त करने लगता है। जब वह दूसरों की बातों को सुनकर समझकर सटीक और प्रभावी प्रतिक्रिया देने लगता है। तो अगर ये चीज़ें हैं बच्चों में, तो बोलने का कौशल उनमें हो जाएगा। और बोलने का कौशल हम सिखाएंगे कैसे, तो देखते हैं। शिक्षक बच्चों को परिचित परिवेश, वस्तु, चित्र दिखाकर उन पर बात करें। चित्र, कथाओं को दिखाकर कहानी बताएं और कहानी को आगे बढ़ाने को कहें। उन्हें अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने को कहें। वर्णों के साथ उनके चित्रों को पहचान कर बोलने को कहें। शब्दों के साथ उनके चित्रों को पहचान कर बोलने को कहें। तो इस तरह से हम बच्चों में बोलने का कौशल विकसित करेंगे। बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति। अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, बातचीत के दौरान नए नए शब्दों का चयन करना, सुनी गई बातों पर अपनी अनुक्रिया देना, चिंतन के लिए बातचीत, ये हमारे बोलने में शामिल घटक हैं।
दक्षता, लक्ष्य, सुनना और बोलना। तो आकलन संकेतक इनका है, बच्चा अपने आसपास की ध्वनियों को सुनकर अंतर कर लेता है, सुनी गई बात पर सटीक अनुक्रिया देता है। तो आकलन हेतु संभावित तरीके अथवा प्रश्न क्या होंगे? बच्चों को विभिन्न ध्वनियाँ सुनाकर उनके बारे में पूछें, जैसे घंटी की आवाज़, ताली की आवाज़, कोयल की आवाज़, बकरी की आवाज़ आदि। बच्चों को सरल निर्देश दें, खड़े हो जाओ, बायां हाथ उठाओ, छत की ओर देखो, बस्ते से किताब निकालो। तो ये आकलन के तरीके हैं। तो अगर बच्चे इनके उत्तर देते हैं तो सुनना और बोलना ये दक्षता बच्चों में हासिल होगी। तो भाषा सीखने सिखाने का अगला क्रम है पढ़ना। तो पढ़ने का कौशल विकसित हुआ बच्चों में, ये हम कैसे जानेंगे? जब बच्चा प्रवाह के साथ समझते हुए पढ़ना, अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलना, प्रश्नों के जवाब देना, मन में पढ़ी गई सामग्री की छवि बनाना, रोल प्ले, चित्रीय संयोजन, पाठ की संरचना पहचानना, प्रश्न पूछना, सार निकालना, स्वराग्नि जैसे कार्य सुगमता से करने लगता है, तो बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित होगा। तो बच्चों में ये कौशल विकसित करने के लिए हम किन प्रक्रियाओं या कौन सी क्रियाकलाप करेंगे? तो देखते हैं। चित्र पठन, मुद्रा भाव पठन, 2 वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों और उनके चित्रों को देखकर पहचानना और उनका उच्चारण, जैसे जल, कल, चल, घर। 3 या 4 वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों और उनके चित्रों को पहचानकर उनका उच्चारण, जैसे महल, कमल, पनघट। मात्रिक शब्दों को पढ़ाना, छोटे वाक्यों को पढ़ाना, समाचार पत्र को पढ़ाना। तो हम ये क्रम रखेंगे पढ़ाने के कौशल को विकसित करने के लिए। अब है लिखना। तो भाषा सीखने सिखाने के क्रम में हमारा अगला चरण है लिखना। तो लिखने के लिए हम कैसे जानेंगे कि बच्चे में लिखने का कौशल विकसित हुआ है? तो जब बच्चा बुनियादी लेखन कौशलों या अक्षरों की सुंदर सुडौल आकृतियां बना पाना, वर्ण व ध्वनि का संबंध बना पाना, सही वाक्य रचना की समझ, विराम चिन्हों की उचित समझ आदि पर सटीकता से यथाचिंतन, क्रमबद्धता व तार्किक तरीके से लिखना, लिखे को शीर्षक देना, अपने लिखे को प्रवाह व प्रभावपूर्ण बनाने में संपादन व संशोधन कर सटीक व सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करने लगता है। तो जब ये कौशल बच्चों में विकसित हो जाएंगे तो लिखने का कौशल बच्चों में विकसित हो गया है। अब हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे, लिखने का क्रम कैसे रहेगा? तो देखते हैं। सबसे पहले अमात्रिक शब्दों को लिखना सिखाएंगे, फिर मात्रिक शब्दों को लिखना सिखाएंगे और फिर छोटे वाक्यों को लिखना सिखाएंगे, फिर नकल करना सिखाएंगे, श्रुत लेख लिखना सिखाएंगे, अपने मनोभावों को स्वयं लिखने को कहेंगे। तो ये क्रम रहेगा लिखने के कौशल को विकसित करने का। पढ़ना और लिखना के लिए ये दक्षता, ये लक्ष्य, आकलन संकेतक इनके क्या होंगे? वो आकलन हेतु संभावित प्रश्न क्रियाकलाप क्या होंगे? तो सबसे पहले हम संभावित क्रियाकलाप पर बात करते हैं कि बच्चों को पाठ्यक्रम के चित्र दिखाकर उनके बारे में पूछें, सरल लाइन बोर्ड दिखाकर पढ़वाएं, जैसे आगे तीव्र मोड़ है, हार्न प्लीज आदि। पाठ्य पुस्तक से अथवा अन्य कोई चित्र दिखाकर उस पर वाक्य लिखवाएं, पाठ का अंश पढ़वाकर उस पर आधारित प्रश्न पूछें। तो ये हमारे आकलन हेतु संभावित प्रश्न या क्रियाकलाप होंगे। तो आकलन संकेतक कि हम कैसे जानेंगे कि बच्चों में पढ़ने लिखने की दक्षता हासिल हुई कि नहीं? तो विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं, दिए गए वर्णन के आधार पर चित्र बनाते हैं और दिए गए चित्रों की विशेषता के बारे में बताते हैं, मिलान करते हैं या संक्षिप्त वर्णन करते हैं, जैसे कि चित्र का रंग, आकार, नाम। और चित्र या पठित सामग्री के बारे में संक्षेप में लिखते हैं, पठित सामग्री के बारे में जानकारी और तर्क आधारित सवालों के जवाब देते हैं। अपने आसपास दिखने वाले साइन बोर्ड, विज्ञापन आदि को पढ़कर समझते हैं, दूसरों को समझा पाते हैं। विभिन्न निर्देशों, संकेतों, सूचनाओं आदि को पढ़कर समझते हैं, उनके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। अवसर अनुकूल लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं
ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य माध्यम में सुनी गई या देखी गई सामग्री को अपने शब्दों में कहते हैं। उनमें ये दक्षता है तो समझ लीजिए कि पढ़ना और लिखना का लक्ष्य हासिल होगा। और पहले ही बताया कि आकलन हेतु संभावित प्रश्न और क्रियाकलाप क्या होंगे। अब है भाषा फोकल लर्निंग आउटकम। तो बच्चों में भाषाई कौशलों के विकास के लिए 4 केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं तो देखते हैं। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों कैसे अगर आधारित सवाल का उत्तर देते हैं। बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क व कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। तो ये हमारा दूसरा केंद्रिक आउटकम है। तीसरा है बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं और मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त उपयोग कर पाते हैं। चौथा केंद्रिक आउटकम है बच्चे अनुभवों, भावनाओं व कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों में रूप दे पाते हैं। तो हमारे ये भाषाई कौशल के विकास के लिए 4 केंद्रिक आउटकम हैं। अब है सीखने की प्रक्रिया के चरण। तो सीखने के लिए प्रक्रिया होती है और उनके चरण। तो सबसे पहले है ई अनुभव, फिर है आर चिंतन, फिर है ए अनुप्रयोग, सी है समेकन। तो भाषा का हमारे मन मस्तिष्क में खास प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सबसे पहले ई आर ए सी, तो इन पर हम अब विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ई एक्सपीरियंस, ई से एक्सपीरियंस अनुभव, किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे पेपर में कटिंग करते हुए सीख रहे हैं। अब इसके बाद है रिफ्लेक्शन, चिंतन, किए गए कार्यों के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, विविध प्रकार से के सवाल। तो फिर बच्चों में चिंतन करने की प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, स्वयं करना, प्रयोग, अभ्यास विविध तरीकों से। तो फिर अगला चरण है अनुप्रयोग और उसके बाद फिर है कंसोलिडेशन, समेकन, नतीजे निकालना और सीखना। तो सबसे पहले बच्चे अनुभव करेंगे, फिर चिंतन करेंगे, फिर अनुप्रयोग करेंगे, फिर वो किसी निष्कर्ष या नतीजे पर पहुंचते हैं, फिर समेकन है। तो ये हमारे सीखने की प्रक्रिया के चरण हैं: अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। कक्षा 1 वर्णमाला गीत लर्निंग आउटकम, दी गई सामग्री, चित्र, वस्तु से पैटर्न बनाते हैं, सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना, समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए समझते हैं सीखने के क्रम में। अनुभव, बच्चों को मैदान से कुछ छोटे कंकड़, तीलियां, पत्तियां आदि चीजें एकत्रित कर लाने को कहेंगे। बच्चों को समूह में बैठाएंगे, शिक्षक कुछ वर्ण श्यामपट्ट पर लिखेंगे। बच्चे लाई गई सामग्री से उन वर्णों में से एक वर्ण का चित्र बनाएंगे। तो यहाँ से बच्चे अनुभव प्राप्त करेंगे। फिर चिंतन, इस वर्ण से 2-3 अक्षरों का शब्द बनाएं। बच्चों द्वारा बोले गए शब्दों को शिक्षक बोर्ड पर लिखते रहें। इन शब्दों को बोलकर बच्चों से पूछें कौन कौन से शब्द तुम्हें अधिक अच्छे लग रहे हैं और क्यों। शिक्षक एक सरल शब्द बोलकर समान ध्वनि के शब्द बच्चों से पूछें। तो ये रहा चिंतन का विषय। उसके बाद फिर अगला है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के लिए गतिविधियां क्रियाकलाप क्या होंगी? अब बच्चों को किसी एक वर्ण से शब्द बोलने को कहें। शिक्षक खुद एक शब्द बना सकते हैं और श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं, जैसे का या पा से कल, पल। बच्चों को और भी समान ध्वनि वाले शब्द बनाने को कहेंगे। तो ये अनुप्रयोग रहा। अब है निष्कर्ष। निष्कर्ष के लिए क्रियाकलाप क्या होगा? श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को बच्चे कॉपी में उतार सकते हैं और शिक्षक लिखे शब्दों को बच्चों से पढ़ने को कहेंगे। तो ये हमारा विषय रहा निष्कर्ष का।
तो इनमें हम लोग समय का निर्धारण करेंगे और बैठक व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने बात की आधारशिला हिंदी भाषा के लिए। अब हम देखेंगे आधारशिला गणित विषय में। गणित द्वारा कौशल विकास। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य गणितीय सोच का विकास करना है। यह गणितीय सोच हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। बच्चों में अपने घर की वस्तुओं के रख रखाव, नियोजन, प्रबंधन आदि जैसे गुणों का विकास गणित विषय के शिक्षण के साथ होता रहता है। गणित विषय के अध्ययन से अर्जित होने वाले मुख्य कौशल निम्नवत हैं। तो देखते हैं कि गणित द्वारा कौशल विकास के कौन कौन से कौशल हैं। पहला है क्रमबद्धता, दूसरा है नियमितता, तीसरा है तर्क और चिंतन, चौथा है निर्णय लेना, पांचवा है संश्लेषण तथा विश्लेषण, छठवां है परिणाम प्राप्त करना और सातवां है प्रस्तुत करना। तो ये हमारे गणित विषय के अध्ययन से अर्जित होने वाले प्रमुख कौशल हैं। आरंभिक स्तर पर गणित के केंद्रित लर्निंग आउटकम। बच्चों में गणितीय कौशल के विकास के लिए 5 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं। तो देखते हैं। संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, इसके लिए 3 केंद्रित आउटकम हैं। अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। किसी संख्या को हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। तो ये केंद्रित आउटकम हमारी संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए है। ज्यामिति और माप के लिए केंद्रित आउटकम। बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश की जानकारी समझने, दर्शाने तथा अपनी कल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। तो ये चौथा केंद्रित आउटकम ये हमारा ज्यामिति और माप के लिए है। पांचवा केंद्रित आउटकम सामान्य गणित एवं डेटा संधारण के लिए है कि समय, मुद्रा और आंकड़ों के महत्व को समझते हैं तथा उनका उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अब है गणित शिक्षण में गतिविधि। गतिविधि छोटी छोटी रोचक क्रियाओं का वह समूह है जो शिक्षण को किसी विशेष दिशा में ले जाएं तथा जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो जाए। गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेजी से सीखते हैं अपितु पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी बड़ी सहजता से पूर्ण होते हैं। गतिविधि के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, रोचकता और चुनौती। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि गतिविधि के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं और वो है रोचकता और चुनौती। गतिविधि के प्रकार। गतिविधि के 4 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक गतिविधियां, दूसरा है लिखित गतिविधियां, तीसरा है सामग्री आधारित गतिविधियां, चौथा है आईसीटी आधारित गतिविधियां। तो ये हमारी 4 प्रकार की गतिविधियां हैं और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हम गतिविधि बनाएं वो रोचक हो और चुनौतीपूर्ण हो। सामग्री आधारित गतिविधि का एक उदाहरण है आप लोगों के सामने है कि लर्निंग आउटकम क्या होंगे। बच्चे संख्या, संख्यांक और संख्या के मान को समझ रहे हैं। बच्चे अनुमान लगाते हैं और उनका सत्यापन भी स्वयं करने में सक्षम होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं 7, 2, 8, 5, 1, 3, 6, 4, 9 ये क्रम से लिखे हुए हैं। सपाट पासा है। अब इसमें देखते हैं नोट में क्या है कि प्रतिभागी सोचें इस गतिविधि में क्या संशोधन करें कि इसे अन्य आउटकम प्राप्त हो सकें। तो चलिए मित्रों देखते हैं। सबसे पहले ये एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप बी है। 2 ग्रुप बन गए। अब ग्रुप ए पहले पासा फेंकेगा तो उसे हासिल हुआ 4। तो ग्रुप ए में हम 4 अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद ग्रुप बी ने पासा फेंका, आया 2, तो 2 हम लिख देंगे ग्रुप 2 में, बी में। फिर ग्रुप ए पासा फेंकेगा, संख्या आई 7, तो हम 7 को लिखेंगे ग्रुप ए में। फिर हम पासा फेंकेंगे और पासा गया 3 पे और 3 को हम फिर बी पे लिखेंगे ग्रुप बी में। अब यहाँ पे हम
बच्चों से जोड़ की गतिविधि भी इससे हम करा सकते हैं। अब आगे है गणित सीखने सिखाने का क्रम। जैसा कि अभी हम लोगों ने भाषा में देखा कि भाषा सीखने सिखाने का कोई क्रम है, तो उसी तरह से गणित सीखने सिखाने का भी एक क्रम है। तो सबसे पहले है ई एक्सपीरियंस अनुभव, फिर एल लैंग्वेज अनुभव के आधार पर भाषा, पी पिक्चर चित्रों के आधार पर समझ, एस सिंबल संकेतों द्वारा समझ। तो एक्सपीरियंस ठोस वस्तुओं से अनुभव करेंगे बच्चे, एल लैंग्वेज अनुभवों के आधार पर वार्तालाप करेंगे, फिर पी पिक्चर चित्रों द्वारा प्रदर्शन करेंगे, फिर एस सिंबल अवधारणाओं के साथ संकेतक या प्रतीक का प्रयोग करेंगे। फिर है गणितीय दक्षता विकास के घटक। गणित के संदर्भ में अवधारणाओं की समझ का विकास अत्यंत आवश्यक है। जैसे जोड़ गणित की एक संक्रिया है जिसमें दो या अधिक चीजों को मिलाकर बढ़ाने की अवधारणा निहित है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति सीढ़ीनुमा होती है जिसमें पायदानों का क्रम निश्चित होता है, जिसमें दक्षताओं का विकास होता है। गणितीय दक्षताओं के विकास के घटक निम्नवत हैं। तो चलिए मित्रों देखेंगे हम गणितीय दक्षताओं के विकास के घटक क्या क्या हैं। तो बातचीत, तरीके और स्वरूप, सीखने सिखाने का क्रम, तरीका व उपकरण, समूह कार्य, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो ये हमारे गणितीय दक्षताओं के विकास के प्रमुख घटक हैं। अब है संख्यापूर्व अवधारणाएं। बच्चों का संख्याओं को क्रम से बोलना ही संख्याओं का गिनना नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए किसी संख्या में वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना जरूरी है। गिनती सीखने से पहले बच्चों में निम्नलिखित कौशलों का विकास आवश्यक है। तो देखते हैं। तुलना करना, समूहीकरण तथा वर्गीकरण, क्रम तथा अनुक्रम बनाना, एक से एक की संगति, एक से एक मिलाकर गिनना, क्रम एवं मात्रा सूचक संख्याएं। तो ये हमारे गिनती सीखने से पहले बच्चों के कौशल के विकास। संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्याओं और संख्या पद्धति की समझ ही गणित सीखने का आधार है, जो बच्चों को गणित की विविध संक्रियाओं व अवधारणाओं को सीखने में मदद करती हैं। गिनने का क्रमिक अभ्यास, शून्य की अवधारणात्मक समझ, इकाई व दहाई की समझ, स्थानीय मान। अब है गणित की मौलिक संक्रियाएं। जोड़, मिलाना या बढ़ाना, घटाना में, निकालना या कम करना, गुणा एक ही संख्या को बार बार जोड़ना, भाग एक ही संख्या को बार बार घटाना। तो ये हमारी गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं। जोड़, दो गेंदें थीं, ये तीसरे बास्केट में जा रही हैं। फिर तीन गेंदें, ये भी हमारी बास्केट में चली गई। तो ये हमारी टोटल 5 गेंदें हो गई। अब भाग करेंगे। अब 4 नहीं 3 बचे। कितने बचे? 3। पहले 4 थे, अब 3 बचे। अब 3 नहीं 2 बचे। अब 2 नहीं 1 बचा। अब 1 भी नहीं बचा। छह गेंदें थी, 2-2 में हम डिवाइड कर दिए तो आया 3-3। मापन की मूलभूत समझ। अगला है मापन की मूलभूत समझ। बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को लेकर उनके कम, ज्यादा तथा हल्का भारी होने का अनुमान लगाते हैं।
यह अनुमान तब तक प्रमाणिक नहीं माना जाता जब तक कि वस्तु को मानक इकाइयों जैसे ग्राम, किलोग्राम के बाट से तौल करके ना देख लिया जाए। प्रारंभिक स्तर पर मापन की समझ हेतु निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। स्थान, दूरी, मात्रा और वजन के बारे में अनुमान लगाना तथा विविध तरीके से पुष्टि करना, जगह की समझ, मापन की इकाइयों की जानकारी और उपयोग। तो मापन की मूलभूत समझ। अब है मापन और ज्यामितीय आकृतियां एवं आकार। तो मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने, सुंदर बनाने तथा अपने आसपास की दुनिया में छुपे हुए सौंदर्य को पहचानने में मदद करती हैं। मापन में गणित शिक्षण के क्षेत्र निम्नवत हैं। वस्तुओं की बनावट एवं आकार प्रकार। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि दुनिया में छुपे हुए सौंदर्य को पहचानने में मदद करती हैं। आकृति एवं आकार। बच्चे घर, परिवार, कक्षा, कक्ष तथा परिवेश में विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखकर, छूकर, उलट पलट कर, विभिन्न आकृतियों में जमा कर ज्यामितीय आकृतियों एवं आकारों की अवधारणाओं से परिचित होते हैं। इनका अनुप्रयोग वे आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन की समझ विकसित करने में करते हैं। चित्र देख रहे होंगे। त्रिभुज है, वर्ग है, बेलनाकार है, वृत्त है, वृत्तखंड है, खष्टभुज है, पंचभुज है, घनाभ है, आयत है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ चित्र हैं। समय एवं कैलेंडर। समय की बेहतर समझ विकसित होने से बच्चे समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कैलेंडर की समझ से जीवन में उपलब्ध समय के बेहतर उपयोग की समझ का विकास होता है। तो आइए घड़ी में समय के अतिरिक्त कुछ अन्य पैटर्न को समझें। तो जैसा कि देखिए, 12 में से 6 घटाया तो 6 आया, 9 में से 3 घटाया 6 आया। तो इसी तरह से हर संख्याओं को हम 1 से 1 घटाते जाएंगे तो हमारा 6 आता जाएगा। ये पैटर्न है। दूसरे में जोड़ते जाएंगे, 6 से 6 जोड़ा 12 आया, फिर 7 5 12 हुआ, उसके बाद 8 4 12 हुआ, 9 3 12 होगा, 10 2 12 होगा और 11 1 12 हुआ, 12 ये अकेला 12 है। उसके बाद दूसरा पैटर्न एक है कि अगर हम ऐसे जोड़ रहे हैं तो 12 1 13 हुआ, 11 2 13 हुआ, 10 3 13 हुआ, 9 4 13 हो गया, 8 5 13 हो गया, 7 6 13 हो गया। तो एक ये पैटर्न बन रहा है घड़ी में। तो हम बच्चों को ये पैटर्न समझा सकते हैं। अब है मुद्रा। मुद्रा की समझ से बच्चों में मुद्रा की क्रय शक्ति का एहसास, उपयोग में वरीयता का निर्धारण तथा मुद्रा के विविध रूपों का ज्ञान होता है। ध्यान देने योग्य बातें। शिक्षकों को गतिविधि के दौरान छात्रों को प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों ने क्या समझा है और वे कहाँ कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उसी के अनुसार पता करने के लिए सत्रों का अभ्यास करें। गतिविधि करते समय बच्चों के साथ जल्दबाजी ना करें, उनको समय दें, खुद से करने के अधिक से अधिक मौके अवश्य दें। छात्रों को उनकी प्रतिक्रियाओं के लिए कारण बताने के लिए कहना चाहिए। बच्चों को सोचने, प्रतिक्रिया देने का समय दें। उन्हें अन्य छात्रों के विचारों, प्रतिक्रियाओं को सुनने के लिए भी कहा जाना चाहिए। उन्हें यह भी जानना होगा कि जब प्रतिक्रिया दी जा रही है तब अलग अलग लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। तो मित्रों, ये जितनी भी बातें अभी तक हम लोगों ने की हैं, ये सब हमारा आधारशिला मॉड्यूल है। तो मित्रों, अब हम देखेंगे ध्यानाकर्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास। तो शिक्षकों का ध्यानाकर्षण क्यों? सीखने की गति। बच्चों की शैशव अवस्था में सीखने की गति, तीव्र गति का रचनात्मक उपयोग करके शिक्षा की मजबूत आधारशिला निर्मित करने के लिए और शिक्षकों
का उन बच्चों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए जिन्हें शिक्षकों की अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। तो चलिए बढ़ते हैं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पे आगे। ध्यानाकर्षण का उद्देश्य। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों व इसके क्रियान्वयन पर समझ का विकास। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनी भूमिका और शिक्षकों को आवश्यक सपोर्ट प्रदान करने संबंधी ज्ञान व कौशल पर समझ का विकास। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक तैयारी व इसके विभिन्न चरणों पर समझ का विकास। फिर है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की आवश्यकता। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की आवश्यकता को समझते हैं। एक ही कक्षा में सभी विद्यार्थियों का अधिगम स्तर एक समान नहीं होता है। कुछ बच्चे वांछित अधिगम स्तर से पीछे रह जाते हैं, अर्थात विषयगत अथवा कक्षा स्तर के वास्तविक लर्निंग आउटकम विषयगत कक्षा स्तर के अपेक्षित लर्निंग आउटकम से कम रहते हैं या उनमें अंतर रहता है, जिसे लर्निंग गैप कहते हैं। तो लर्निंग गैप जितना अधिक होता है उतना ही विद्यार्थियों के सीखने में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या सीखने के प्रति उनकी निराशा या लर्निंग गैप को दूर करने के लिए व उनमें आत्मविश्वास लाना अत्यंत आवश्यक है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम शिक्षकों को पिछड़ रहे बच्चों के लर्निंग गैप को पता करने तथा उसे दूर करने में मदद करता है। तो ये आवश्यकता है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम की कि हमें बच्चों के लर्निंग गैप को पता करते हुए और उस लर्निंग गैप को दूर करना है। एक कोटेशन है, देखते हैं। सभी बच्चों में सीखने की अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं, आवश्यकता है उन्हें पहचानने और निखारने की। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से यही समझ में आ रहा है कि सभी बच्चों में सीखने की अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं, तो आवश्यकता केवल ये है कि उन्हें पहचानें कि उन्हें हम कैसे निखार सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्तर में अंतर। तो अधिगम स्तर में अंतर समझेंगे तो देखते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित दक्षताओं अर्थात एक्सपेक्टेड आउटकम और बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं एक्चुअल आउटकम के मध्य पाए जाने वाले अंतर को अधिगम स्तर में अंतर अर्थात लर्निंग गैप कहते हैं। EO माइनस AO इक्वल टू LG। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम अपेक्षित अधिगम स्तर है और वास्तविक अधिगम स्तर को एक्चुअल लर्निंग आउटकम बोलेंगे। तो ये है अधिगम स्तर में अंतर कि हमारे पाठ्यक्रम की निर्धारित दक्षताएं क्या हैं और बच्चों ने उन दक्षताओं को अर्जित कितना किया है। तो ये अंतर कहलाता है हमारा लर्निंग गैप। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु क्या हैं तो देखेंगे। शिक्षकों में कक्षागत विषय अनुसार लर्निंग आउटकम की समझ का विकास, बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना का निर्माण करना, शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, विद्यार्थियों की प्रगति का सतत आकलन करना, कक्षा में भय मुक्त, रोचक व मैत्रीपूर्ण माहौल का निर्माण करना, छात्रों में सीखने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों को कक्षा अध्ययन अथवा अधिगम की मुख्य धारा से जोड़ना। तो ये हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं। वर्तमान वर्ष 2020-21 में ध्यानाकर्षण। तो वर्तमान सत्र के लिए कक्षा 4 से 8 में क्रियान्वित करना है। प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट में ध्यानाकर्षण कक्षाएं चलेंगी। हिंदी व गणित विषयों पर केंद्रित होंगी। हिंदी व गणित विषयों की पूर्व कक्षाओं के मुख्य लर्निंग आउटकम पर कार्य करना होगा। समय सारणी का तदनुसार विकास, जिसमें प्रथम कालांश ध्यानाकर्षण कक्षा हेतु तथा अन्य समय में सभी विषयों की वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग। तो हमें वर्तमान सत्र में ध्यानाकर्षण में ये कार्य करने होंगे। अब है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम प्रथम चरण। तो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण आरंभिक परीक्षण। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर
आरंभिक परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों लर्निंग आउटकम के सापेक्ष की रचना करना, प्रश्न पत्रों के साथ ही इसके ब्लूप्रिंट का विकास करना, प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तरमाला का विकास करना। विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम पर चर्चा करना तथा सहयोग हेतु उन्हें प्रेरित करना। आरंभिक परीक्षण करना, आरंभिक परीक्षण की कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना। तो ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में आरंभिक परीक्षण। अब इसमें प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षकों द्वारा प्रेरणा तालिका में लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रेरणा तालिका कक्षा 5 के लिए गणित के लिए है, तो इसमें विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए लर्निंग आउटकम दिया गया है 1 से 10 तक और इनकी दक्षताएं दी गई हैं। तो इन दक्षताओं को स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 बच्चों के नाम लिखे होंगे। तो किस डेट में किस बच्चे ने इस दक्षता को हासिल किया है, ये हमें अंकन करना होगा प्रेरणा तालिका में। फिर है लर्निंग आउटकम की प्राथमिकता का निर्धारण। तो निर्धारण करेंगे कक्षा 5 के लिए है। यह प्रपत्र केवल शिक्षकों के लर्निंग आउटकम की प्राथमिकताओं के निर्धारण की तैयारी हेतु शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के पूर्व अपनी तैयारी हेतु होमवर्क है। तो विषय है जैसे संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के लिए क्रम संख्या 1 से 10 तक जैसा भी लर्निंग आउटकम दिया गया था। तो प्रश्न से संबंधित लर्निंग आउटकम का संक्षिप्त विवरण। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम है। कक्षा में कितने विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया, तो ये हम लिखेंगे कि यहाँ पहले लर्निंग आउटकम के लिए कितने बच्चों ने सही उत्तर दिए, तो 0 दिए। दूसरे के लिए 15 बच्चों ने दिए। तो इस तरह से इनकी एंट्री हम करते जाएंगे। निष्कर्ष प्राथमिकताओं का निर्धारण। तो निष्कर्ष प्राथमिकताओं का निर्धारण 1, 3, 2, 4 या जो भी खाली हैं। तो इस तरह से शिक्षकों को लर्निंग आउटकम की कार्य योजना पर लर्निंग गैप के आरोही क्रम में कार्य करने होंगे। तो शिक्षकों को लर्निंग आउटकम की कार्य योजना पर लर्निंग गैप के आरोही क्रम में कार्य करने होंगे। तो ये शिक्षकों का कार्य है कि वो पूर्व अपनी तैयारी करेंगे। फिर आता है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का द्वितीय चरण, कक्षाओं का आयोजन। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं की योजना का विकास करना। ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु समय सारणी का विकास करना। प्रथम पीरियड कालांश ध्यानाकर्षण के लिए है। इसके बाद के उपलब्ध समय में वर्तमान कक्षा के समस्त विषयों के दृष्टिगत समय सारणी का विकास किया जाना है। आरंभिक परीक्षण के परिणाम के आधार पर ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु मुख्य लर्निंग आउटकम का चयन करना। ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु कक्षावार व विषयवार चयनित लर्निंग आउटकम के आधार पर विषय वस्तु अथवा सामग्री का विकास अथवा संग्रहण करना। विषय वस्तु को दिनवार विभाजित कर उसके शिक्षण अधिगम की योजना बनाना। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं का आयोजन करना। तो ये है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का द्वितीय चरण की कक्षाओं का आयोजन। ध्यान रखें, बेसलाइन के परिणामों के आधार पर प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति को अंकित करना है। कक्षा के अंदर बच्चों के मध्य परिणाम आधारित ए, बी और सी नामक कोई समूह नहीं बनाएंगे। यदि बच्चों के मध्य इस प्रकार का समूह बनाया जाता है तो बी और सी समूह के बच्चों में हीन भावना आने की प्रबल संभावना है, जो उनके विकास के लिए बाधक है। अपने शिक्षण में समूह कार्य आदि प्रभावी शिक्षण तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग करके, जिसमें प्रत्येक समूह में विभिन्न लर्निंग लेवल
वाले बच्चों को रखें। इससे उन्हें एक दूसरे से भी सीखने में मदद मिलती है। तो इसको एक बार पुनः देखेंगे। अपने शिक्षण में समूह कार्य आदि प्रभावी शिक्षण तकनीकों का अधिकाधिक प्रयोग करें, जिससे प्रत्येक समूह में विभिन्न लर्निंग लेवल वाले बच्चों को रखें। इससे उन्हें एक दूसरे से भी सीखने में मदद मिलती है। सामान्यतः सभी कक्षाओं में ध्यानाकर्षण चलाएं अलग अलग ही आयोजित की जाएंगी। शिक्षकों की उपलब्धता व संख्या को देखते हुए एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ बिठाया जा सकता है। अगला है ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का तृतीय चरण, एंडलाइन परीक्षण। राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर एंडलाइन परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष की रचना करना, प्रश्न पत्रों के साथ ही इसके ब्लूप्रिंट का विकास करना, प्रश्न पत्रों के अनुसार उत्तर कुंजिका का विकास करना, एंडलाइन परीक्षण करना, एंडलाइन कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को प्रेरणा तालिका में चिन्हित करना, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के साथ बैठक कर बच्चों की प्रगति पर चर्चा करना। तो ये रहा हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का तृतीय चरण, एंडलाइन परीक्षण। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु। शैक्षिक सत्र के दौरान, सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में चिन्हित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के उपरांत पुनः ऐसे ही कार्यक्रम को संचालित करें। यह चरण पूरे शैक्षिक सत्र में चलता रहता है। सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के उपरांत भी बच्चों के कठिनाई के बिंदु का पता लगाना तथा उनका समय रहते ही निराकरण करना। इस हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सुझाई गई प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना। तो ये रहे ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि हमें शैक्षिक सत्र के दौरान, सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखने हैं। अब है शिक्षण तकनीकियां। शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता। छात्र अथवा छात्राओं के संदर्भ में अधिगम को रोचक, सरल व स्थायी बनाने की दृष्टि से छात्र अथवा छात्राओं को अधिक क्रियाशील रखने के लिए तनाव मुक्त अधिगम एवं स्वाध्याय में सहायक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी। तो ये छात्र छात्राओं के संदर्भ में था। शिक्षकों के संदर्भ में विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षण कौशल का विकास, विषय वस्तु को सरल व रोचक बनाने की दृष्टि से। तो ये है शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता। अब हम देखेंगे प्रभावी शिक्षण तकनीकियां। पहली तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। तो हमें अपनी कक्षाओं का वातावरण संसाधनों से पूर्ण बनाना है। दूसरा है कक्षा प्रबंधन, बैठक व्यवस्था। हमें अपनी कक्षाओं में बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। अगला है रोचक प्रस्तावना। तो शिक्षण तकनीकी में रोचक प्रस्तावना, ये हमारी प्रभावी शिक्षण तकनीकी है कि हम कक्षा की शुरुआत रोचक प्रस्तावना से करें। फिर अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। तो प्रभावी शिक्षण तकनीक में शिक्षण सामग्री का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। फिर अगला है शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। तो हमें कक्षा में अधिगम शैक्षिक गतिविधियों में नवाचार, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी, इनका भी उपयोग करते रहना है। ये हमारे प्रभावी शिक्षण तकनीक हैं। अगला है प्रश्न पूछना, बच्चों से प्रश्न भी पूछते रहेंगे। फिर अगला है सीखने के लिए बातचीत करना, हम बच्चों से बातचीत करेंगे। बच्चों के लिए कार्यपत्रक, वर्कशीट, और फिर बच्चों के लिए
कार्यपत्रक बनाएंगे, वर्कशीट बनाएंगे, उससे हम उनका अधिगम देखेंगे और फिर उनकी सहायता करेंगे। तो ये हमारे शिक्षण, कुछ प्रभावी शिक्षण तकनीक हैं। आगे देखते हैं। शिक्षण तकनीक में आगे है सभी को शामिल करना, हमें सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। समूह कार्य, तो समूह कार्य दिया करेंगे बच्चों में। अगर समूह कार्य देते हैं तो ये भी एक प्रभावी शिक्षण तकनीक है। जोड़ी में कार्य, बच्चों में हम जोड़ी में कार्य दे सकते हैं। परिवेशी संसाधनों का उपयोग करना, परिवेशी संसाधनों के उपयोग से बच्चों को हम काफ़ी चीज़ें सिखा सकते हैं। अभ्यास के अवसर देना, बच्चों को हमें पर्याप्त समय देना होगा। अगला है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, बच्चों ने जो पहले से सीखा है उसकी पुनरावृत्ति कराते रहें। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, बच्चे अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना रहेगा। शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण भी एक शिक्षण तकनीकी है। बच्चे इससे स्वयं जाके देखते हैं और फिर सीखते हैं। सरल से कठिन की ओर, तो सबसे पहले हमें बच्चों को सरल चीज़ें दिखानी है, सरल से धीरे धीरे बढ़ते हुए कठिन की ओर ले जाना है। प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों को हम नए नए कोई प्रोजेक्ट कार्य देंगे, बच्चे उसे करके सीखेंगे। तो ये कुछ हमारी शिक्षण तकनीकियां हैं। महत्वपूर्ण तकनीकियों का विस्तृत विवरण निम्नवत है। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, जैसे अभी देखा ही गया, तो सीखने का वातावरण बनाने के लिए आकर्षक परिवेश से रचनात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, अवधारणाओं को सीखने में मदद मिलेगी। तो संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण में ये हमारे कुछ बिंदु हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शिक्षण सहज बनाने के लिए कक्षा जीवंत होगी, पाठ में बच्चे रुचि लेंगे, सीखने में सुगमता होगी। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करके शिक्षण सहज बनाने के लिए कुछ बिंदु हैं। बच्चों के लिए कार्यपत्रक, वर्कशीट, तो जैसे अभी शिक्षण तकनीक में देखा गया कि बच्चों के लिए कार्यपत्रक, वर्कशीट देना, तो इनके क्या बिंदु हैं, तो उन पे चर्चा करेंगे। बच्चों में विकसित कौशलों के आकलन के लिए तो लेखन के कौशलों का विकास होगा, तार्किक आधार पर निर्णय लेना सीखेंगे। तो ये बिंदु हैं कार्यपत्रक के लिए। समूह कार्य, समूह कार्य से बच्चे क्या सीखेंगे, तो अभिव्यक्ति के ज़्यादा अवसर प्रदान करने के लिए है। सहयोग की भावना सीखेंगे, बच्चे तर्क वितर्क कर एक सामूहिक निर्णय पर पहुंच सकेंगे। समूह में कार्य करना सीखेंगे, एक लक्ष्य के विभिन्न आयामों को पूर्ण करने के लिए मिलकर काम करना सीखेंगे। परिवेशी संसाधनों का उपयोग, तो परिवेशी संसाधनों के प्रयोग पर समझ बनाने के लिए परिवेशी संसाधनों को जानेंगे व महत्व को समझेंगे। परिवेशी संसाधनों के प्रति सम्मान करना सीखेंगे। विकल्प खोजने की प्रवृत्ति का विकास होगा। तो ये कुछ उद्देश्य हैं परिवेशी संसाधनों का उपयोग करके। सरल से कठिन की ओर, तो शिक्षण सूत्र की समझ विकसित करने के लिए, तो बच्चों में सरल से कठिन की ओर के लिए शिक्षण सूत्र की समझ विकसित करने के लिए है। बच्चों में भय, संकोच एवं तनाव उत्पन्न नहीं होगा, बच्चे आनंदपूर्वक सीखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक रुचिकर होगी, कक्षा जीवंत होगी। जैसे गुणा सरल से कठिन की ओर, गुणा में जैसे दिखाया गया है कि पहले 5 में फिर 5 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए 15 हुआ, उसके बाद फिर 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, 15 आ गया। तो पहले सरल, पहले हमको जोड़ बताएंगे, फिर उनको गुणा बताएंगे। जनपद स्तर पर कार्य योजना एवं क्रियान्वयन, किसी भी कार्य के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उस योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग व समीक्षा करना भी महत्वपूर्ण है। आइए योजना निर्माण एवं इसकी मॉनिटरिंग से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम
एक दृष्टि डालते हैं। तो जनपद स्तर पर है ध्यान आकर्षण कार्यक्रम संबंधी कार्य योजना निर्माण एवं मॉनिटरिंग प्रपत्र। जनपद का नाम, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर, योजना निर्माण क्रियान्वयन की समीक्षा। तो कार्य का विवरण कि बीएसए की अध्यक्षता में बैठक कर जनपद में ध्यान आकर्षण कार्यक्रम की समय सीमा व जिम्मेदारी के साथ व्यापक कार्य योजना का निर्माण होगा। तो कार्य की जिम्मेदारी बीएसए सर की होगी। कार्य पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि अंकित की जाएगी, कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि अंकित की जाएगी। उसके बाद यदि कार्य तय समय पर पूरा नहीं हुआ है तो इसका कारण लिखा जाएगा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे एआरजी का ध्यान आकर्षण कार्यक्रम पर अभिमुखीकरण। तो जिला समन्वयक या प्रशिक्षण एसआरजी का दायित्व होगा। तो इसमें भी कार्य पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि अंकित की जाएगी, कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि की एंट्री होगी और यदि कार्य समय पर पूरा नहीं होता है तो उसका कारण लिखा जाएगा। फिर अगला है शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों का ध्यान आकर्षण कार्यक्रम पर अभिमुखीकरण। तो इसमें बीईओ एआरजी, तो ये इनकी जिम्मेदारी है, इनका कार्य है। फिर चौथे नंबर पे है राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए मॉडल पेपर के आधार पर बेसलाइन परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष ब्लूप्रिंट व उत्तर कुंजिका का विकास। तो ये दायित्व एआरजी, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का है। अब है आगे विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के साथ ध्यान आकर्षण कार्यक्रम पर चर्चा करना तथा सहयोग हेतु उन्हें प्रेरित करना। बीईओ प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा। बेसलाइन परीक्षण, ये भी बीईओ और प्रधानाध्यापक का दायित्व है। बेसलाइन कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना प्रधानाध्यापक को शिक्षक का दायित्व है। प्रेरणा तालिका में लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति को अंकित करना प्रधानाध्यापक और शिक्षक का दायित्व। विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट टीचर एसोसिएशन के साथ बेसलाइन के परिणामों पर बैठक कर चर्चा करना तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु सहयोग हेतु उन्हें प्रेरित करना बीईओ और प्रधानाध्यापक का दायित्व है। फिर है 10वें नंबर पे बीईओ द्वारा प्रधानाध्यापकों व एआरपी के साथ बेसलाइन के परिणामों पर बैठक कर चर्चा। तो ये बीईओ सर का रहेगा दायित्व। फिर है बीएसए द्वारा बीईओ तथा एसआरजी के साथ बेसलाइन के परिणामों पर बैठक करना। तो बीएसए और जिला समन्वय प्रशिक्षण का ये दायित्व है, ये उनका कार्यक्रम है। फिर अगला है बेसलाइन परीक्षण के परिणामों को राज्य परियोजना कार्यालय को तय प्रारूप में उपलब्ध कराना। तो बीएसए सर और जिला समन्वय प्रशिक्षण का दायित्व है। फिर है कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार हिंदी व गणित विषयों की ध्यानाकर्षण कक्षाओं की योजना का विकास करना। इसमें आप उन लर्निंग आउटकम तथा उन पाठ पर नाम लिखेंगे जिस पर प्रतिदिन बच्चों के साथ कार्य करेंगे। तो ये कार्य प्रधानाध्यापक, शिक्षक और एआरजी। ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु कक्षावार व विषयवार विषय वस्तु सामग्री का विकास संग्रहण करना। इसमें आप पूर्व चयनित लर्निंग आउटकम व पाठों के सापेक्ष शिक्षण योजना का विकास करेंगे। ये दायित्व प्रधानाध्यापक, शिक्षक और एआरजी का है। फिर है 15 नंबर पे ध्यानाकर्षण कक्षाओं हेतु समय सारणी का विकास करना। प्रथम पीरियड अथवा कालांश ध्यानाकर्षण के लिए है। इसके बाद के उपलब्ध समय में वर्तमान कक्षा के समस्त विषयों के दृष्टिगत समय सारणी का विकास किया जाना है, जिसमें हिंदी व गणित भी शामिल होंगे। तो बीईओ सर और प्रधानाध्यापक का दायित्व है। फिर 16 नंबर पे है कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं का आयोजन। तो बीईओ सर, प्रधानाध्यापक और शिक्षक, तो ये इनका दायित्व है। इनकी मॉनिटरिंग करते रहें कि हाँ कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का के साथ कक्षावार ध्यानाकर्षण कक्षाओं का आयोजन हो रहा है या नहीं। एंडलाइन परीक्षण हेतु प्रश्न पत्रों, लर्निंग आउटकम के सापेक्ष ब्लूप्रिंट व उत्तर कुंजिका का विकास करना।
तो दायित्व जैसे हैं सब लोगों के लिखे ही हैं, बाकी हम केवल पढ़ते जा रहे हैं कि एंडलाइन परीक्षण करना। अगला नंबर है एंडलाइन कॉपी की जांच करना तथा अंक प्रदान करना प्रधानाध्यापक का काम। प्रेरणा तालिका में लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की प्रगति को अंकित करना प्रधानाध्यापक का दायित्व है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के साथ एंडलाइन के परिणामों पर बैठक कर चर्चा करना, तो प्रधानाध्यापक करेंगे। वीईओ द्वारा प्रधानाध्यापकों व एआरजी के साथ एंडलाइन के परिणामों पर बैठक करना। बीएसए द्वारा बीईओ तथा एसआरजी के साथ एंडलाइन के परिणामों पर बैठक कर चर्चा। फिर अगला है एंडलाइन परीक्षण के परिणाम को राज्य परियोजना कार्यालय को तय प्रारूप में उपलब्ध कराना, तो ये जिले का कार्य होगा। अब है एआरपी एवं एसआरजी की भूमिका। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों का उन्मुखीकरण करना, कक्षानुरूप विषयगत लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने में शिक्षकों की मदद करना, आकलन पूर्व, आकलन के दौरान एवं आकलन के उपरांत शिक्षकों की भूमिका एवं उनकी तैयारी में शिक्षकों की मदद करना, लर्निंग गैप को पहचान कर ध्यानाकर्षण कक्षाओं के आयोजन में शिक्षकों की मदद करना, ध्यानाकर्षण कक्षाओं के लिए शिक्षकों की तैयारी जैसे कक्षा में भयमुक्त मैत्रीपूर्ण माहौल निर्माण एवं शिक्षण के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर शिक्षण योजना निर्माण में मदद करना, शिक्षण के दौरान शिक्षकों की मदद करना, प्रभावी शिक्षण की तकनीकों का कैसे प्रयोग करें इसके बारे में शिक्षकों को अवगत कराना एवं डिमॉन्स्ट्रेशन देना, ऊपर लिखे कार्यों को करने में एक दूसरे को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना। तो ये कार्य हैं, ये भूमिका है एआरपी एवं एसआरजी की। यहाँ पे हमारा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे अगला मॉड्यूल शिक्षण संग्रह। शिक्षकों का व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण। तो शिक्षण संग्रह में हम लोग इस शिक्षक हस्तपुस्तिका में शिक्षकों का व्यावसायिक विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण पर बात करेंगे। शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षण संग्रह के अंतर्गत कई सारे बिंदु दिए गए हैं, जिनमें है शिक्षण कौशल, शिक्षण योजना, लर्निंग आउटकम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, आकर्षक, विद्यालय परिसर। तो ये शिक्षण संग्रह के बिंदु हैं। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं। प्रभावी शिक्षण कैसे? तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी प्रोफेसर N.K. जंगीरा द्वारा विकसित की गई। ये प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है जिसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स A से लेकर Z तक डिस्क्राइब किया गया है। तो हम एक एक लेटर पे बात करेंगे। तो A से है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी। B से है बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा। C से कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अथवा सहभागी अधिगम। D से डिमॉन्स्ट्रेशन, कार्य प्रदर्शन। उसके बाद है E एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। फिर F है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। फिर G से है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। फिर H से है हमर, हास परिहास। फिर I से है इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। J से है जनरल ऑफ लर्निंग, अधिगम पत्रिका। K से नॉलेज ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता को जानिए। L से है लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापन। फिर अगला है M मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों की व्यवस्था। फिर N से है निगोशिएशन, परस्पर बातचीत। फिर है O से आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियाँ। P से
प्राइजिंग एंड इनकरेजिंग प्रशंसा और प्रोत्साहन। क्यू से क्विज पहेली प्रश्न उत्तर। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज अधिगम का स्वादायित्व। एस से सक्सेस एक्सपीरियंस सफलता का अनुभव। टी से टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव इफेक्ट दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास। फिर यू से है अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स अनअपेक्षित परिस्थितियों का सामना। वी से वैरायटी विविधता। डब्ल्यू से वर्किंग एटमॉस्फेयर कामकाजी वातावरण। एक्स से है एक्सरेइंग फॉर इवैल्यूएशन मूल्यांकन हेतु परीक्षण। यू से यू मतलब आप शिक्षक। जेड से जील जोश व उमंग। तो ये प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी प्रोफेसर एन.के. जंगीरा द्वारा विकसित किया गया है। शिक्षण योजना क्या, क्यों व कैसे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक है। शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण योजना बनाते हैं। शिक्षण योजना को लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाया जाता है। फिर अगला है शिक्षण योजना का आधार। तो कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम। कक्षावार विषयवार पाठ्य पुस्तकों में पूर्व निर्धारित दक्षताएं। तो हमारा अगला बिंदु है शिक्षक डायरी। शिक्षक के लिए स्वयं मार्गदर्शिका है। प्रतिदिन बच्चों के साथ किए गए कार्यों का नियोजित विवरण है। इसमें शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ पर शैक्षिक सत्र लिखेंगे। शिक्षक शिक्षिका का जिसमें विवरण होगा। शिक्षक अथवा शिक्षिका का नाम होगा, विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, जनपद का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये हमारा मुख्य पृष्ठ पर होगा। नोट में देखते हैं शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पृष्ठ 29 से 32 में है। तो जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है उसमें पृष्ठ 29 से 32 में दिया गया है। शिक्षण योजना का प्रारूप, तो ये अगला पृष्ठ है जिसमें शिक्षण योजना का 2 रिक्त प्रारूप है, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय, लर्निंग आउटकम लिखेंगे, प्रकरण पाठ इकाई का नाम लिखेंगे, आवश्यक संसाधन लिखेंगे। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रियात्मक गतिविधियां। शिक्षण के प्रारंभ में दिनांक, उसके बाद शिक्षण के दौरान, शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन। तो ये बिंदु हैं। अनुमानित समय 5 मिनट रहेगा शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट का रहेगा और शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन के लिए 10 मिनट का समय रखेंगे। आकलन के तरीके लिखेंगे। तो ये बिंदु हैं जिन्हें हमें लिखने रहेंगे, अंकित करने रहेंगे। फिर है प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट। तो 1 और 2 असाइनमेंट दे देंगे। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। शिक्षक पूरी अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। तो ये खाली स्थान है, यहाँ पे हमें एंट्री करनी होगी। नोट में देखते हैं शिक्षक डायरी में इस प्रारूप के 100 पृष्ठ लगेंगे। फिर अगला है शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण होगा, जिनमें दिन अथवा दिनांक, सोमवार से लेकर शनिवार तक। फिर दिनांक डाल देंगे। प्रथम वादन, द्वितीय वादन, तृतीय वादन, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम। तो 8 वादन की डिटेल हमें यहाँ पे भरने हैं, जो भी शिक्षण कार्य हमें करने होंगे। प्रति हस्ताक्षरित, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, और इस प्रति को हस्ताक्षरित करवाना है, प्रमाणित करवाना है। और इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। तो ये रहा प्रारूप शिक्षक डायरी से संबंधित। अब है लर्निंग आउटकम की अधिगम परिणाम तालिका। जैसे प्रेरणा तालिका पर हम पहले ही भी बात कर चुके हैं।
तो पुनः एक बार देखेंगे कि प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षकों द्वारा प्रेरणा तालिका में लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज की जाएगी। तो इसमें विषय हो गया और उनकी दक्षताएं हो गई और हर बच्चे के लिए उनकी उपलब्धि दर्ज की जाएगी। अब बात करेंगे लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम, आईसीटी का प्रयोग। उसके बाद है विद्यालय भवन, बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। फिर है सहायक माध्यम में शैक्षिक नवाचार, गतिविधि आधारित शिक्षण, परिवेशी संसाधनों का उपयोग, बैठक व्यवस्था, सामुदायिक ज्ञान का उपयोग, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का प्रयोग। तो ये हैं हमारे लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में सहायक माध्यम। अब बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना पर। प्रातः व सांध्यकालीन सभा, सह शैक्षिक गतिविधियां, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत स्वच्छता, जीवन कौशल विकास। तो ये हमारे 5 बिंदु हैं व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना पर। तो एक एक कर सभी पे बात करते हैं। व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना पहले है प्रातःकालीन प्रार्थना सभा। प्रत्येक दिवस की अलग अलग प्रार्थनाएं, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान 52 सेकंड में पूरी गरिमा के साथ। प्रत्येक दिवस शिक्षक अथवा छात्रों के द्वारा मुख्य समाचारों की हेडलाइंस अथवा स्वास्थ्य अथवा स्वच्छता परिचर्चा। फिर अगला है प्रधानाध्यापक के द्वारा पूरे दिवस कौन से कार्य संपन्न किए जाने हैं इसकी जानकारी। 15 मिनट पीटी अथवा व्यायाम। पंक्तिबद्ध ढंग से छात्रों का कक्ष में प्रवेश। तो ये है व्यक्तिगत विकास की कार्य योजना है प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में। फिर सांध्यकालीन सभा, प्रत्येक दिवस देश की एकता को प्रकट करता एक राष्ट्रगीत। व्यायाम, योग, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, पहेली प्रतियोगिता, विषय आधारित गतिविधियां, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन में से किसी पर भी। और फिर है पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण आदि विषयों पर परिचर्चा, नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानियां शिक्षकों अथवा छात्रों के द्वारा। तो ये हमारा सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत होगा व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में। फिर है सह शैक्षिक गतिविधियां। तो इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं, कहानी, निबंध, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, पोस्टर, रंगोली, खेलकूद, रोल प्ले, लोक कथा, लोकगीत, चित्रांकन आदि। अगला बिंदु है विज्ञान एवं गणित क्लब की स्थापना। अगला बिंदु है कार्यानुभव, शिल्प, क्षेत्रीय विशिष्टता। फिर है बाल संसद का गठन। आखिरी बिंदु है हमारा इन गतिविधियों से बच्चों में मानसिक, भावात्मक, सृजनात्मक एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। तो ये रही हमारी सह शैक्षिक गतिविधियां। फिर है व्यावसायिक परामर्श, सफल कहानियां सुनाकर बच्चों की क्षमताओं के आधार पर बच्चों की रुचि के अनुसार। तो व्यावसायिक परामर्श जैसा कि लोगों की सफल कहानियां सुनाकर और बच्चों की क्षमताओं के आधार पर कि बच्चे किस चीज़ में आगे हैं और बच्चों की रुचि के अनुसार तो हम व्यावसायिक परामर्श दे सकते हैं। उसी हिसाब से बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। फिर है व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसके अंतर्गत नियमित हाथ धोना, नियमित ब्रश करना, प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग, नाखून काटना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता भी हमारी व्यक्तित्व विकास में की कार्य योजना के अंतर्गत है कि बच्चों में हमें नियमित हाथ धोने, ब्रश करने, डेली स्नान करने, शौचालय का सही प्रयोग करने और नाखून काटने इत्यादि के बारे में बताना। फिर है जीवन कौशल विकास। तो जीवन कौशल यह बिंदु अपने आप में ही कई छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है, जिसके अंतर्गत सृजनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध, जागरूकता, संभाव, तनाव पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण,
समालोचनात्मक सोच। तो ये हमारे जीवन कौशल का विकास का बिंदु है। अब है ताकि सपने सच हों। मेरा सपना, तैयारी, चुनौतियां एवं सामना और योजना। तो जैसा कि आप लोग चित्र में देख ही रहे हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मैकेनिक है, कोई खिलाड़ी है, कोई संगीतकार है, कोई साइंटिस्ट है। तो इस हिसाब से बच्चों को तैयार करें ताकि सपने सच हों। बच्चों के ये सपने होंगे, तो मेरा सपना, फिर तैयारी, फिर चुनौती एवं सामना और फिर उसकी योजना। फिर है आकलन क्यों। तो बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास। अब बात करते हैं आकलन के तरीके। तो मौखिक और लिखित दो तरह के तरीके हैं। मौखिक में व्यक्तिगत या समूह चर्चा, वार्तालाप करके और प्रश्नोत्तरी। और उसके बाद दूसरा है कि बच्चों की कापियाँ, अभ्यास पुस्तिका, हरी पट्टी। तो लिखित तरीके ये होंगे आकलन के। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग, हमें फीडबैक जो आकलन से प्राप्त होंगे उनका उपयोग कैसे करना है, बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ और अभिभावकों के साथ। तो बच्चों के साथ सुधार व सहायता की आवश्यकता, प्रोत्साहन, पिछले कार्यों से प्रगति की तुलना। और शिक्षकों के साथ स्वयं की समीक्षा, सीखने सिखाने की उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन। और अभिभावकों के साथ बच्चों की सहायता, बच्चों की रुचि कौशल का अवलोकन, सुधार में सहयोग। तो बच्चों से प्राप्त फीडबैक का हम उपयोग इस हिसाब से बच्चों के साथ करेंगे और स्वयं के साथ और अभिभावकों के साथ। फिर अगला भाग है विद्यालय नेतृत्व। तो शिक्षण संग्रह में हमारा अगला भाग है विद्यालय नेतृत्व का। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। ये APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा कहा गया है। तो नेतृत्व की आवश्यकता, संस्था के मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करना, संस्था के कार्य कर रहे लोगों को साथ लेकर चलना, शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करना। तो ये नेतृत्व की आवश्यकता है। शैक्षिक नेतृत्व के गुण क्या हैं? स्पष्ट विजन के साथ लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाना, भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान व उनके अनुरूप कार्य करना, टीम भावना विकसित करना व कार्य करना, विचारों को सुनना, सम्मान देना और फिर निर्णय लेना, स्वयं को दूसरों के साथ समक्ष उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। फिर है नेतृत्व की शैली। नेतृत्व की शैली के 3 तरीके हैं: सत्ताधारी निरंकुश नेतृत्व, लोकतंत्री या जनतंत्री या सहभागी शैली, अहस्तक्षेपी व स्वतंत्र शैली। तो ये नेतृत्व की 3 शैलियां हैं जिन पे हमें लोकतंत्री या जनतंत्री या सहभागी शैली के अनुसार ही कार्य करना है। विद्यालय का विजन। यद्यपि मैं संस्था प्रधान हूं, परंतु संस्था ही मेरे लिए प्रधान है। बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए समान अवसर, अधिगम संप्राप्ति हेतु भय, तनाव, भेदभाव मुक्त व रुचिपूर्ण वातावरण, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय के विभिन्न घटकों के मध्य तालमेल, शिक्षक एवं बच्चों में आत्मीय संबंध, बच्चों की क्षमता पर विश्वास, बाहर भ्रमण कराना, प्रोजेक्ट कार्य, विद्यालय में स्वच्छता एवं सामूहिक सामुदायिक कार्य पर जोर, विद्यालय की आवश्यकताओं का आकलन या गैप पता करना। तो ये विद्यालय का विजन है। विद्यालय विकास योजना। तो विद्यालय विकास योजना के लिए कुछ बिंदु हैं। तो सबसे पहला बिंदु होगा हमारा आवश्यकताओं का आकलन अथवा गैप पता करना, फिर लक्ष्य का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग और फिर कार्य योजना की समीक्षा। तो
आदर्श विद्यालय हेतु स्पष्ट विजन होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, सामूहिक सहभागिता होनी चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय निर्धारण होना चाहिए। अगला है व्यावसायिक दक्षता का विकास। शिक्षकों की ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करना, शैक्षिक आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण करना, बच्चों के प्रदर्शन अथवा व्यवहार संबंधी आंकड़े, आकलन अथवा परीक्षा परिणाम संबंधी आंकड़े, शिक्षक के प्रदर्शन संबंधी आंकड़े। तो ये हमारे व्यावसायिक दक्षता का विकास के कुछ बिंदु हैं। फिर अगला है सामुदायिक सहभागिता। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य एवं सामुदायिक सहयोग से विद्यालय कार्य योजना का निर्माण करना, भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन संबंधी कार्य योजना का निर्माण करना। समावेशी शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना, समावेशी माहौल का सृजन, खेलों का आयोजन, समस्या समाधान की प्रक्रिया में सभी बच्चों को शामिल करना, किताबों व गीतों का आदान प्रदान, बच्चों की टीम बनाना। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कुछ हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इन सब बच्चों को हम एक साथ लेकर एक समान शिक्षा देंगे। यही है हमारी समावेशी शिक्षा। फिर अगला है रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। आयोजन का उद्देश्य, कार्यक्रम विवरण, रिपोर्टिंग व दस्तावेजीकरण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में प्रकाशन। तो ये रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ तक था हम लोगों का शिक्षण संग्रह का मॉड्यूल। तो यह शिक्षण ट्रेनिंग हम लोगों की जुलाई में पूरी हो गई है। तो हम लोगों के लगभग तीनों मॉड्यूल, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह के तीनों मॉड्यूल समाप्त होते हैं। अब हम आगे कुछ बिंदु देखते हैं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा सत्र 2020-21 में प्रदान की जाने वाली शिक्षण सामग्री। तो आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका गणित और भाषा की, फिर होगी रीडिंग बुक, फिर तीसरी होगी प्रिंट रिच सामग्री, फिर चौथी होगी गणित किट। तो सबसे पहले आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका गणित एवं भाषा के लिए, इसमें आधारशिला का महत्व। आधारशिला का अध्ययन कर हम बुनियादी शिक्षा के मायने और अवधारणाओं को समझ सकते हैं। बुनियादी गणित और भाषा के विकास के लिए कक्षा में किस प्रकार की गतिविधियां आवश्यक हैं, इसका उल्लेख भी आधारशिला में किया गया है। आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका का महत्व। तो एक हमें आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका दी जाएगी, शिक्षक संदर्शिका। तो इसमें है पुस्तिका भाषा और गणित के लिए कक्षा 1, 2, 3 के लिए तैयार की गई है। आधारशिला क्रियान्वयन पुस्तिका को बुनियादी शिक्षा को रोज की दिनचर्या में कक्षा में लागू करने के लिए उपयोग करें। आधारशिला में दिए गए सभी मानकों का क्रियान्वयन इस पुस्तिका द्वारा करें। शिक्षण एवं बच्चों में दक्षताओं के विकास। तो प्रेरणा सूची दक्षताएं हैं, कक्षा संचालन, वार्षिक योजना, 3D अधिगम सामग्री एवं गणितीय कार्डबोर्ड, पाठ्यपुस्तक एवं कार्यपुस्तिका, कक्षा वातावरण पोस्टर, पाठ योजना और फिर आकलन। तो ये हैं हमारे शिक्षण एवं बच्चों में दक्षताओं के विकास के कुछ बिंदु। तो ये हमारी वार्षिक कार्य योजना है, जिसके अंतर्गत हर महीने के लिए और उनकी अवधारणाएं, जैसे संख्याओं की समझ
उसके बाद लर्निंग आउटकम और उनकी दक्षताएं दी गई हैं। शिक्षण उद्देश्य दिए गए हैं, कम ज़्यादा की समझ, दूर पास की समझ, छोटा बड़ा की समझ, और इनके लिए पाठ्य पुस्तक हैं, 7 हैं, 2 हैं, 2 हैं, कार्य पुस्तिका इसी हिसाब से हैं, और शिक्षण योजनाएं हैं एक एक करके। और अभ्यास योजना में कार्यपत्रक दिए गए हैं, गतिविधि पत्र इस तरह से कार्य योजना के अंतर्गत दी गई हैं। तो प्रेरणा सूची पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तक को सम्मिलित करती हुई वार्षिक कार्य योजना है ये। अब आगे देखते हैं प्रेरणा सूची, जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं प्रेरणा सूची के विषय में। तो ये हमारे प्रेरणा सूची हैं। सभी पाठ्य योजनाएं प्रेरणा सूची की दक्षताओं के अनुसार तैयार की गई हैं। तो जो हमें पाठ्य योजनाएं मिलेंगी। अब है शिक्षण उद्देश्य, कम ज्यादा की समझ। तो ये एक प्रारूप है। अधिगम प्रतिफल, संख्यापूर्ण अवधारणाएं की समझ बनाना, अवधारणा संख्याओं की समझ व गणितीय कार्य। तो इस तरह से हमारे ये प्रारूप हैं। शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शिक्षण योजना के अनुसार कक्षा में शिक्षण करना होगा। तो ये प्रारूप है हमारा, जिसमें कुछ बिंदु हैं। जैसे 1 पे प्रेरणा सूची की दक्षता दी गई है, फिर दूसरे नंबर पे गतिविधि दी गई है, तीसरे नंबर पे है विषय और अवधारणा, चौथे नंबर पे है शिक्षण सामग्री, 5वें बिंदु में है गृह कार्य, 6वें बिंदु पर है आकलन। तो ये हमारे कुछ बिंदु हैं। योजना में सप्ताह, विषय, अवधारणा, समय, गतिविधि, सामग्री और आकलन का उल्लेख है। फिर हमारा अगला बिंदु है रीडिंग बुक। तो इसके अंतर्गत सहज 1 कक्षा 1 के लिए, सहज 2 कक्षा 2 के लिए, सहज 3 कक्षा 3 के लिए। तो ये 3 किताबें मिलेंगी। तो मौखिक भाषा विकास के लिए कक्षा 1, 2, 3 के लिए अलग से रीडिंग बुक्स मिलेंगी। कक्षा 1 वार्षिक योजना का एक नमूना है, जिसे आप लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के लिए है। 6 से वर्णमाला गीत हो गए हैं, कक्षा 1 के लिए ही है। पृष्ठ संख्या 28 से 30 तक चित्र चार्ट, दंगल, कहानी, पोस्टर, पतंग और बकरी, कहानी 6 है। मौखिक खेल गतिविधि। और कक्षा 1 शिक्षण योजना का एक नमूना है कि हम बाल गीत, कविता बाल गीत 5 से 10 मिनट पहला दिन, फिर दूसरा दिन, इस तरह से सभी पे टिक करते जाएंगे जिस दिन कराते जाएंगे। फिर मौखिक खेल गतिविधि 10 से 15 मिनट के होंगे जिस दिन कराएंगे। 5वें दिन तो 5वें दिन पे टिक करेंगे। तो ये हमारा नमूना हो गया। शिक्षण योजना में मौखिक पठन सीखने के लिए सहज पुस्तिका का उपयोग। तो ये सहज पुस्तिका का उपयोग हम कैसे करेंगे। फिर अगला है प्रिंट रिच सामग्री। तो प्रिंट रिच सामग्री के अंतर्गत क्या क्या चीजें होंगी। जोड़ के लिए चार्ट, संख्या चार्ट, अवधारणा बोर्ड, स्थानीय मान। क्या आप पेंसिल की लंबाई नापकर बता सकते हो। तो प्रिंट रिच सामग्री के उपयोग का उल्लेख शिक्षण योजना में किया गया है। प्रिंट रिच सामग्री में मौखिक भाषा विकास में तरह तरह की कहानियाँ, कविताएं। तो प्रिंट रिच चेतना और लोगो ग्राफिक पठन द्वारा बच्चों का खेल खेल में मौखिक भाषा विकास होगा। फिर गणित किट, इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 3 के लिए गणित किट शिक्षण योजना में उपयोग का उल्लेख। डीन्स ब्लॉक होंगी, जियो बोर्ड, गणितमाला, आकार परिवार, मैथमेट, रंगोमेट्री और करेंसी। तो गतिविधियों के लिए दिए गए संसाधनों से बच्चों की गणितीय अवधारणा निर्माण में वृद्धि होगी। तो मित्रों, हमारे तीनों मॉड्यूल समाप्त हुए और हमें कौन कौन सी सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी इनका उल्लेख किया गया। तो ये तीनों मॉड्यूल का प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया गया है।
जो प्रदेश के सभी जिलों, सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर एक साथ कराई गई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यदि प्रशिक्षण में कहीं भी कुछ मिस किए होंगे तो शायद यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।